एनसीईआरटी सिविक्स कक्षा 8 के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कानूनों की समझ। और इस चैप्टर में आप समझ गए होंगे कि आज हम कानून के बारे में समझेंगे कि वो क्या है, उसकी उपयोग क्या है और किस तरह से उसे हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो देखिए, और कुछ कानून ऐसे भी हैं जिससे हम परिचित भी हैं। यहाँ पर आपको बता रहा है कि शायद आपको शादी की उम्र सीमा या फिर जो वोट डालने की जो उम्र सीमा है उसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभव है कि संपत्ति को खरीदने, है ना, उसे बेचने, ये जो कानून है उससे भी आप जानते होंगे। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेवारी है, वो संसद का होता है, क्योंकि हमने इसे पिछले अध्याय में ही पढ़ा है। तो ये कानून सभी पर लागू होते हैं। नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं, क्या कोई कानून अलोकप्रिय या फिर विवादास्पद भी होता है, और नागरिक के होने के नाते, क्योंकि हम नागरिक हैं, तो नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि अभी हमने इकाई में पढ़ा कि राष्ट्रवादियों के बीच एक बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान को जोड़ा जो कि कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो ये था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। हमने इसे अपने पिछले अध्याय में डिटेल्स में जाना है। तो जो हमारा कानून है वो धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून के शासन का मतलब यह होता है कि सभी कानून जो है वो देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, सभी के लिए समान है और कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या फिर घना सेठ हो, है ना, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सभी कानून के मामले में समान है। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है और सज़ा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो नियम है ये सभी बराबर है कानून के नज़र में, तो क्या ऐसा ये जो नियम है, ये जो कानून है, हमेशा से एक समान ही था? तो प्राचीन भारत में बता रहा है कि असंख्य स्थानीय कानून थे और अक्सर ऐसे मामले जो थे वो कई तरह के स्थानीय कानून लागू करते थे। स्थानीय कानून का मतलब आप समझ सकते हैं ग्राम वगैरह, पंचायत वगैरह, है ना। तो विभिन्न समुदाय जो थे वो इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी स्थानीय क्षेत्र में या फिर किसी विशेष स्थान पर एक कह सकते हैं कि कानून को इस तरह से रखा गया, या फिर किसी सज़ा का कानून अलग था और वही किसी दूसरे स्थान पर उसी कह सकते हैं कि कानून के लिए अलग सज़ा होती थी। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि वो अपने हिसाब से, जो स्थानीय लोग थे या स्थानीय जो क्षेत्र था, वो अपने हिसाब से कानून को लागू करने के लिए आज़ाद थे। तो कुछ मामलों में जाति के आधार पर भी था कि एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। जैसे कि आप जानते हैं निचली जो मानी जाने वाली जो जातियाँ थी उनके अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित जो व्यवस्था थी जैसे जैसे परिपक्व होते गई, जाति के आधार पर सज़ा देने में भी भेदभाव का जो चलन था वो खत्म होते चला गया। देखिए, यहाँ पर आपको रोल एक्ट के बारे में बताया जा रहा है।
हमने इसे अपने पिछले कक्षा में काफ़ी डिटेल्स में जाना है कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने मनमानेपन में आकर एक और उदाहरण था इनके कानून का। और इस कानून के ज़रिए ब्रिटिश सरकार जो थे वो बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकते थे। कौन से लोगों को? तो भारतीयों को ही, है ना। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी जो नेता थे वो रॉलेट एक्ट के काफ़ी खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे। और भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को क्या होता है कि रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया जाता है। तो पंजाब में इस कानून का भारी मात्रा में विरोध होता है और इस क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया जाता है। और इन नेताओं को गिरफ्तारी के विरोध में क्या होता है कि 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन होता है। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जनरल डायर इसके नेतृत्व में ब्रिटिश फौज जो होती है वो बाग में दाखिल होती है ना। और रास्ता इन्होंने बंद कर दिया और बिना चेतावनी दिए अंधाधुंध गोलियां इन्होंने चलाई भारतीयों पर। और इस हत्याकांड में बहुत सारे लोगों की हत्या हो जाती है और मरने या फिर जो घायल होते हैं उसमें बहुत सारी औरतें और बच्चे भी होते हैं। तो इस में जनसंहार के समय यहाँ पर आपको ये जो चित्र है वही दिखाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से उस समय में मनमाने ढंग से अंग्रेज़ों ने कानून को लागू किया। देखिए, बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की जो शुरुआत है वो अंग्रेज़ों ने किया था। और इतिहासकारों में इस बात का काफ़ी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। कैसे? तो 1870 में राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन का ही मिसाल था। और इस कानून में राजद्रोह की जो भाषा थी और इस कानून में राजद्रोह की जो परिभाषा थी वो बहुत ही व्यापक थी। तो इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या फिर आलोचना करता था तो उसे बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार किया जा सकता था, है ना। ये 1870 का राजद्रोह है। आप इसे समझ सकते हैं, रॉलेट एक्ट की तरह ही यहाँ पर जेल में डाला जाता था। तो उन्होंने संघर्ष शुरू किया और ये जो समानता का जो संघर्ष था उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग किया कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। तो ऐसे जो भारतीय कानून विशेषज्ञ थे अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे और भारतीय न्यायाधीश फैसले लेने से पहले ज़्यादा भूमिका निभाने लगे। तो इस प्रकार जो औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के जो विकास क्रम थे यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। आपने सुना होगा आज़ादी के समय ज़्यादातर जो नेता थे उन्होंने सभी वकालत पढ़ने के लिए वो विदेश गए थे, है ना। तो ये संविधान में स्वीकृति मिलने के बाद ये जो दस्तावेज है एक ऐसी आधारशिला इसकी बन गई जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे जो प्रतिनिधि थे वो कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों को उन्होंने संशोधित भी करने लगा। नए कानून के साथ पुराने कानून को इन्होंने संशोधित किया। देखिए, कक्षा 6 में हमने पढ़ा है कि किस तरह से 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून बनाया गया। इसके तहत कानून के मुताबिक जो संपत्ति होती है उसमें बेटे, बेटी और उनकी माँ तीनों को ही परिवार की संपत्ति में
बराबर का हिस्सा मिल सकता है। तो इस प्रकार प्रदूषण को नियंत्रण करने, रोजगार मुहैया कराने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि लोग इस निर्णय पर कैसे पहुँचे। एक नया कानून ज़रूरी है, वह कानून का प्रस्ताव किस तरह से पेश करते हैं, इससे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कानून जो नए कानून हैं वो किस तरह। तो कानून बनाने में संसद की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हमने यह जान लिया। ये जो प्रक्रिया है वो कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर जो सबसे पहले आता है वो समाज के विभिन्न जो समूह होते हैं वो ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। और ये जो आवाज़ है ना, वो संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे। अब यहाँ पर आपको चित्र के द्वारा, है ना, कार्टून के द्वारा कह सकते हैं, यहाँ पर आपको बताने की कोशिश हो रही है कि घरेलू हिंसा का सवाल जो है वो किस तरह संसद के सामने आता है और घरेलू हिंसा का रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। देखिए, यहाँ पर आपको विशेष जानकारी में बता रहा है कि किस तरह से जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर हम पति कह सकते हैं, घर के किसी औरत मतलब पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या फिर उसे धमकी देता है ना, तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। और औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या फिर भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। तो ये जो शोषण है वो मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और भी अधिक व्यापक मतलब बड़ा बना दिया। अब ऐसी महिलाओं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या फिर वो एक ही मकान में रह चुकी हो। अब देखिए, यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरह से घरेलू हिंसा जो है वो जोर पकड़ा और किस तरह से इस पर कानून बनाए गए। और इसे हम अपने सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, सेकेंड वीडियो में। तब तक आप